कई एनआरआईज ये मानते हैं कि अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट है तो टैक्स देना ही पड़ेगा, लेकिन एक हालिया केस ने साफ दिखा दिया है कि सही ट्रीटी समझी जाए तो करोड़ों की इनकम पर भी लीगली जीरो टैक्स पॉसिबल हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे सिंगापुर में टैक्स रेजिडेंट एक एनआरआई महिला ने इंडिया में म्यूचुअल फंड से करीब 1.35 करोड़ रुपीस कमाए, टैक्स नोटिस भी मिला, फिर भी आखिरकार इंडिया में कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। साथ ही ये भी समझेंगे कि DTA होता क्या है, ITAT ने क्या लॉजिक लगाया है और इससे यूएस समेत बाकी देशों में रहने वाले इंडियंस क्या सीख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले इस केस की बेसिक बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। ये मामला एक मुंबई बेस्ड महिला से जुड़ा है जो टैक्स पर्पसेस के लिए सिंगापुर की रेजिडेंट थी। उन्होंने इंडिया में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की थी। फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के दौरान उन्होंने इन इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम किया, जिससे उन्हें करीब 88 लाख रुपीस का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेट फंड से और लगभग 46 लाख रुपीस का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी फंड से हुआ। जब उन्होंने इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की तो उन्होंने टोटल इनकम लगभग 4.5 लाख रुपीस ही दिखाई और म्यूचुअल फंड से हुए कैपिटल गेन्स पर इंडिया सिंगापुर DTA के तहत टैक्स एक्सेम्पशन क्लेम किया। उनका साफ तर्क था कि DTA के आर्टिकल 13 के अनुसार ये कैपिटल गेन्स इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर ने उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। ऑफिसर का मानना था कि म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू इंडिया में मौजूद एसेट से जुड़ी हुई है, इसीलिए कैपिटल गेन्स पर इंडिया में टैक्स लगाया जाना चाहिए। इसके बाद मामला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल यानी कि DRP तक गया, लेकिन वहां से भी महिला के खिलाफ फैसला आया। इसके बाद महिला ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी ITAT मुंबई का दरवाजा खटखटाया। ITAT में उनका मेन आर्गुमेंट ये था कि पहले भी इसी तरह के केसेस में खासकर इंडिया UAE DTA के मामलों में ट्रिब्यूनल्स ने टैक्स पेयर्स को रिलीफ दी है और वही प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई होना चाहिए। अब समझते हैं कि ITAT मुंबई ने इस मामले को कैसे देखा। ट्रिब्यूनल ने इंडिया सिंगापुर DTA के आर्टिकल 13 को डिटेल में एग्जामिन किया। आर्टिकल 13 कैपिटल गेन से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, जिसमें अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी के लिए अलग रूल्स दिए गए हैं। ITAT ने साफ तौर पर ये डिस्टिंक्शन समझाया कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 स्पेसिफिकली शेयर्स ऑफ अ कंपनी के ट्रांसफर से होने वाले गेन्स पर लागू होता है। वहीं आर्टिकल 13 सब क्लॉज 5 एक रेजिडुअरी क्लॉज है, यानी वो केसेस जो पहले वाले क्लॉजेस में क्लियरली कवर नहीं होते। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट म्यूचुअल फंड यूनिट का नेचर था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स को कंपनी के शेयर्स नहीं माना जा सकता। इंडियन लॉ के अनुसार म्यूचुअल फंड सेबी रेगुलेशंस के तहत ट्रस्ट के रूप में बने होते हैं, कंपनीज के रूप में नहीं। इसीलिए म्यूचुअल फंड यूनिट्स और कंपनी शेयर्स लीगली अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ITAT ने यह भी देखा कि DTA में शेयर्स शब्द डिफाइन नहीं किया गया है। ऐसे में DTA के आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 के अनुसार उस शब्द का मीनिंग इंडियन डोमेस्टिक लॉ से लिया जाएगा। इंडियन कंपनीज एक्ट और सिक्योरिटीज लॉज दोनों में शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स यूनिट को अलग अलग माना गया है। ट्रिब्यूनल ने पहले के जुडिशियल प्रेसिडेंट्स पर भी भरोसा किया। इसमें इंडिया UAE DTA और इंडिया स्विट्जरलैंड DTA से जुड़े केसेस शामिल थे, जहां कोर्ट्स ने ये क्लियर किया था कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स शेयर नहीं होते। ITAT मुंबई ने कहा कि लोअर अथॉरिटीज ने इन बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स को इग्नोर किया, जो सही नहीं था। इन सभी पॉइंट्स को जोड़कर ITAT मुंबई इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि म्यूचुअल फंड यूनिट से होने वाले कैपिटल गेन्स आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 में नहीं आते, बल्कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 5 के तहत आते हैं। और आर्टिकल 13 सब क्लॉज 5 के अनुसार टैक्सिंग राइट सिर्फ रेजिडेंट कंट्री को मिलती है, यानी इस केस में सिंगापुर को। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया को इस इनकम पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं था। ट्राइब्यूनल ने यह भी दोहराया कि इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 90 सब क्लॉज 2 के तहत अगर DTA टैक्स पेयर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है तो ट्रीटी प्रोविजन डोमेस्टिक लॉ पर ओवरराइड करती है। इसी लॉजिक के आधार पर ITAT मुंबई ने महिला के पक्ष में
फैसला दिया और कहा कि इंडियन म्यूचुअल फंड से हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। इस तरह करीब 1.35 करोड़ रुपए की इनकम पर इंडिया में जीरो टैक्स लीगली अपहेल्ड हुआ। अब सवाल ये कि इससे यूएस या दूसरे देशों में रहने वाले इंडियंस क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहली सीख ये है कि DTA सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल टैक्स प्लानिंग टूल है। अगर आप किसी ऐसे कंट्री के टैक्स रेजिडेंट है जिसके साथ इंडिया का DTA है तो इन्वेस्टमेंट से पहले ट्रीटी प्रोविजन समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बड़ी सीख ये है कि टैक्स नोटिस आ जाना एंड नहीं होता। अगर आपकी पोजीशन लीगली स्ट्रांग है और पास्ट जुडिशियल प्रेसिडेंट्स आपके फेवर में है तो एपेलेट फोरम में रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इसके लिए सही डॉक्यूमेंटेशन, सही आर्गुमेंट्स और ट्रीटी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी बात, अगर DTA अलग होता है, सिंगापुर, UAE और US के DTA में डिफरेंसेस हैं, इसीलिए ब्लाइंडली अज्यूम नहीं करना चाहिए कि जो बेनिफिट सिंगापुर रेजिडेंट को मिला है वही US रेजिडेंट को भी मिलेगा। लेकिन ये केस क्लियरली दिखाता है कि म्यूचुअल फंड टैक्सेशन में DTA इंटरप्रिटेशन कितना क्रिटिकल रोल निभाती है। एट लास्ट NRI इन्वेस्टर्स के लिए रिमाइंडर है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करते वक्त सिर्फ रिटर्न्स नहीं, टैक्स स्ट्रक्चर भी समझना उतना ही जरूरी है। सही प्लानिंग से टैक्स को लीगली ऑप्टिमाइज किया जा सकता है बिना किसी गलत रास्ते पर जाए। तो आई होप ये कहानी आपके लिए काफी ज्यादा इंस्पायरिंग रहने वाली है और जो टिप्स आपके साथ शेयर किए गए हैं कहीं ना कहीं आपको भी आगे चलकर ये जरूर हेल्प करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।